हेलो दोस्तों, वेलकम टू फार्मा ईज योर अल्टीमेट फार्मेसी लर्निंग हब। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में सार ऑफ सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट का डिटेल में स्टडी किया था और आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो इसमें क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट ये हमारे 3 तरह का होता है। एक होता है डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट, इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट और मिक्स्ड एक्टिंग एजेंट। वन बाय वन करके इसके जितने भी डिटेल्स है उसको हम स्टडी करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट में क्या आता है, हमारा नॉर एपिनेफ्रिन आता है, एपिनेफ्रिन आएगा, फिनाइल एफ्रिन आता है। देखिए जहाँ पे भी स्टार मार्क जैसे ये दिख रहा है ना, इसका मतलब ये होता है कि इसका हमें सिंथेसिस भी स्टडी करना है। जैसे डोपामाइन, मिथाइल डोपा, क्लोनिडीन, डोब्यूटामीन, आइसोप्रोटेनॉल, टर्ब्यूटालिन, सालब्यूटामॉल, बिटुलटेरॉल, नाफाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन और जाइलोमेटाजोलिन। अब देखिए यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट में क्या आता है, हाइड्रोक्सी एम्फेटामाइन, सूडोइफेड्रिन, प्रोपाइल हेक्सीड्रिन और मिक्स्ड एक्टिंग एजेंट में आता है हमारा इफेड्रिन, मेटाएमिनॉल। तो चलिए हम आज के टॉपिक में हम अपना स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट। तो सबसे पहले देखते हैं कि डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट क्या होता है। दीज आर ड्रग दैट डायरेक्टली बाइंड टू एड्रेनर्जिक रिसेप्टर दैट इज अल्फा एंड बीटा टू प्रोड्यूस सिंपैथोमिमेटिक इफेक्ट विदाउट इन्वॉल्विंग न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज। देखिए इसका मतलब ये होता है कि हमारे बॉडी से किसी भी तरीके का न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं हो रहा है, हम एक बाहर से ड्रग दे रहे हैं। जो ड्रग जाके क्या होता है कि जो भी हमारा सिंपैथोमिमेटिक एजेंट का रिसेप्टर है उस पे जाके क्या हो रहा है, डायरेक्टली जाके बाइंड कर रहा है, उसे बोलते हैं डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट। तो फर्स्ट देखते हैं अपना नॉरएपिनेफ्रिन। ये नॉरएपिनेफ्रिन का हमारा स्ट्रक्चर है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पे देखते हैं हम। बाइंड टू अल्फा रिसेप्टर दैट इज अल्फा 1 एंड अल्फा 2 बट स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन एट अल्फा 1 एंड moderate activation at alpha 2. Also bind to beta 1 receptor and has mild to moderate activation. इसका मतलब होता है कि बीटा रिसेप्टर पे बाइंड तो करता है लेकिन वहाँ पे ज़्यादा एक्टिवेशन शो नहीं करता है। नेग्लिजिबल एक्टिवेशन एट बीटा 2 रिसेप्टर। ये क्या होता है कि बीटा 2 रिसेप्टर से बाइंड करता है लेकिन जो इसका एक्टिविटी होता है बिल्कुल मतलब नेग्लिजिबल जैसा रहता है। यहाँ पे हम यूजेस देखते हैं इसका। स्ट्रॉन्ग वेजोकंस्ट्रिक्शन प्रॉपर्टीज। देखिए स्ट्रॉन्ग वेजोकंस्ट्रिक्शन प्रॉपर्टीज का मतलब मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे। इसमें क्या होता है कि जैसे देखिए ये हमारा ब्लड वेसल है, ठीक है, ये एक ब्लड वेसल है। ये क्या होगा कि कंस्ट्रिक्ट होता है, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये अंदर की तरफ क्या होता है, फोर्स, ये वॉल जो है अंदर की तरफ पीछे जाता है, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारा पहले हमारा ये था, ये लाइनिंग था, इसका जो वाइडनिंग है ये है। लेकिन अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब एक चीज देखिए कि यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जो हमारा ब्लड फ्लो का प्रेशर होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं कि जब वेसो कंस्ट्रिक्शन होता है तो क्या होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज इन कार्डियक अरेस्ट ट्रीटमेंट। ये कार्डियक अरेस्ट ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है। मेंटेन बीपी ड्यूरिंग सर्जरी। क्योंकि क्या होता है कि जब सर्जरी के टाइम पे क्या होता है कि जब एनेस्थेसिया दिया जाता है तो क्या होता है, उसके वजह से वेसोडाइलेशन होता है। तो अब देखिए कि वेसोडाइलेशन होता क्या है। तो देखिए इसमें हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो ये जो फोर्सेस है, वॉल वॉल किस तरफ जा रही है, हमारा अंदर की साइड। लेकिन वेसोडाइलेशन में क्या होता है कि जस्ट इसका अपोजिट होता है, ठीक है। जैसे आप देखिए यहाँ पे ये हमारा ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल। और यहाँ पे देखिए कि ये क्या होता है, ऐसे होता है, ये वाइडनिंग हो रहा है, ठीक है। वाइडनिंग होने से क्या होता है कि थोड़ा-सा बीपी हमारा कंट्रोल हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ गया है, तो इससे क्या होता है कि हम यहाँ पे ये डिक्रीज़, तो ये जब वेसोडाइलेशन होगा तो क्या होता है, प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है।
अब दूसरा देखते हैं अपना इपिनेफ्रिन। तो ये हमारा इपिनेफ्रिन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं कि इपिनेफ्रिन स्टिमुलेट ऑल टाइप ऑफ रिसेप्टर दैट इज अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 एंड बीटा 2। इसका यूजेस क्या होता है तो देखिए, रिड्यूसेस इंट्राओकुलर प्रेशर, ग्लूकोमा ट्रीटमेंट। तो क्या होता है कि इसका ग्लूकोमा का ट्रीटमेंट पे हम इसको यूज करते हैं। यूज्ड इन सीवियर हाइपोटेंशन, जब क्या होता है बहुत ज़्यादा हमारा बीपी लो हो जाता है, तो उस केस में हम इस ड्रग को यूज़ करते हैं। रिलीफ ब्रोंकोस्पाज्म व्हेन अदर ड्रग डोंट वर्क, जैसे एक्यूट अस्थमा अटैक। देखिए, ब्रोंकोस्पाज्म का मतलब क्या होता है कि जैसे देखिए, कभी-कभी क्या होता है कि जो हमारे ब्रोंक्यूल्स में जैसे ये इसे देखिए यहाँ पे ऐसे होता है, ये छोटे-छोटे ऐसे बने होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, इसमें जो मसल्स होता है ना ये क्या होता है टाइट हो जाता है, टाइट। अब टाइट होने से क्या होता है कि हमें साँस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं ब्रोंकोस्पाज़्म। देखिए, यहाँ से आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है और जनरली इस टॉपिक से क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे देखिए, राइट द स्ट्रक्चर एंड वन फंक्शन ऑफ एपिनेफ्रिन, ठीक है? अब देखते हैं अपना डोपामाइन। ये हमारा डोपामाइन का स्ट्रक्चर है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। इट बाइंड टू अल्फा 1 एंड बीटा 1 रिसेप्टर। इट शो एक्शन ऑन डोज वाइज। इसका मतलब ये होता है, जैसे देखिए कि ये डोज पे डिपेंड करता है कि हम कितना डोज देते हैं। जैसे मान लीजिए कि डोज हमने कभी क्या किया कि डोज हमने इंक्रीज कर दिया, कभी डिक्रीज कर दिया, कभी हमने मॉडरेट दिया, ठीक है? तो इस कंडीशन में क्या होता है कि वो डिपेंड करता है कि आप डोज कितना दिए, उसके अकॉर्डिंग जाके वो रिसेप्टर से बाइंड करेगा, ठीक है? जैसे देखिए यहाँ पे मॉडरेट डोज बाइंड टू बीटा 1 रिसेप्टर, हाई डोज बाइंड टू अल्फा 1 रिसेप्टर। इसका यूजेस क्या होता है कि लो डोज डोपामाइन यूज्ड टू इम्प्रूव किडनी फंक्शन। इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेल्यूर। हार्ट फेल्यूर में भी क्या होता है कि इसका यूज होता है। अब देखिए मिथाइल डोपा, ये हमारा मिथाइल डोपा का स्ट्रक्चर है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। Methyl dopa is converted into alpha-methyl norepinephrine by enzyme dopamine hydroxylase and bind with alpha-2 receptor in the brain। देखिए इसका यूजेस देखते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, यूज्ड इन क्रोनिक हाइपरटेंशन। देखिए यहाँ पे PIH का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मानिए कि प्रेगनेंसी के टाइम क्या होता है कि हमारा जो बीपी होता है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, PIH बोलते हैं, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और मैं आपको क्लियर करना चाहिए, यहाँ पे लिखा है यूज्ड इन क्रोनिक हाइपरटेंशन। तो देखिए क्रोनिक हाइपरटेंशन का मतलब होता है कि लंबे समय से बीपी का प्रॉब्लम होना, उसको बोलते हैं क्रोनिक हाइपरटेंशन। ठीक है, यहाँ पे आपको एक और 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता रहता है। जैसे देखिए, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डोपामाइन एंड मिथाइल डोपा। यहाँ पे देखते हैं क्लोनिडीन, ये क्लोनिडीन का स्ट्रक्चर है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं यहाँ पे। इट इज सेंट्रली एक्टिंग अल्फा 2 एड्रिनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट। यूजेस क्या होता है, इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। जब बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वैसे कंडीशन को ट्रीट करने के लिए क्लोनिडीन को यूज़ किया जाता है। विथड्रॉल सिम्टम, पेन मैनेजमेंट। यहाँ पे विथड्रॉल सिम्पटम का मतलब होता है कि जब किसी चीज़ जैसे अल्कोहल हो गया, निकोटीन हो गया या ड्रग्स हो, जब किसी चीज़ का हैबिट एडिक्शन हो जाता है, तो उस एडिक्शन को रिमूव करने के लिए या उसको हटाने के लिए हम क्या होता है कि इस क्लोनिडीन ड्रग को यूज़ करते हैं। और कभी-कभी हम क्या होता है कि पेन मैनेजमेंट मतलब ज़रा कभी किसी तरीके का पेन वगैरह होता है, तो उसमें भी हम इसको यूज़ करते हैं इस ड्रग को। ये हमारा फिनाइलएल्फ्रिन है, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसका सिंथेसिस पढ़ना है हमको, ठीक है? देखिए सिंथेसिस में होता है फिनॉल, यहाँ पे फिनॉल है प्लस में 2 क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड। तो जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे मेटा क्लोरो एसिटाइल फिनॉल बनेगा और उसमें जब NH2CH3 से रिएक्शन कराएँगे तो ये बनेगा और इसके बाद हाइड्रोजन के प्रेजेंस में रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा हमारा फिनाइलएल्फ्रिन बनेगा। मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूँ जिससे आप किसी भी स्ट्रक्चर को नहीं भूलेंगे, कभी भी सिंथेसिस लिख रहे हैं तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको उसका फिनाइलएल्फ्रिन का सिंथेसिस यदि आप लिख रहे हैं, तो सबसे पहले फिनाइलएल्फ्रिन का स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, ठीक है? उसके बाद देखना है कि स्टेप बाय स्टेप ये कैसे आएगा। तो फिनोल, यदि हम फिनोल से रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये वाला फर्स्ट पार्ट जो है हमारा आ जाएगा। यदि आप 2 क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड करते हैं, तो ये क्या होता है कि ये इस पे आके अटैच होगा।
अटैच हो जाता है यहाँ पे, जैसे देखिए ये यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, तो 2 कार्बन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, 1, 2 और ये जो डबल बॉन्ड O था यहाँ पे OH आ गया, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए ये हमारा जब बन गया तो इसमें देखिए आपको अब क्या चाहिए? तो यहाँ पे हमको इसके बाद ये NHCH3 चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे क्लोरीन हमारा रिमूव हो जाएगा और NH2CH3 आएगा, तो कहाँ पे अटैक करेगा? इस क्लोरीन को रिमूव करके यहाँ पे अटैक कर जाएगा। तो जैसे देखें यहाँ पे क्लोरीन को रिमूव करके NHCH3 अटैक हुआ, उसके बाद क्या होगा? हाइड्रोजन के प्रेजेंस में रिडक्शन हुआ, रिडक्शन होने के बाद क्या होता है कि फिनाइल एल्फिन हमारा प्रोडक्ट बन गया, ठीक है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। इट इज ए सेलेक्टिव अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट। इट मेनली वर्क ऑन अल्फा 1 रिसेप्टर। इसका यूजेस क्या होता है? नेज़ल डिकंजेस्टेंट। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि नेज़ल डिकंजेस्टेंट क्या होता है? देखिए नेज़ल डिकंजेस्टेंट का मतलब होता है कि जब कभी भी क्या होता है कि कभी हमें कॉफ कॉमन कोल्ड हो जाता है, कॉफ हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है हमारे नोज़ ब्लॉकेज हो जाता है, ठीक है? तो ब्लॉकेज होने की वजह से क्या होता है कि हमें थोड़ा साँस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, तो उस चीज़ को ट्रीट करने के लिए हम क्या होता है कि फिनाइल का यूज़ करते हैं, ये जो ड्रग है, ठीक है? यहाँ पे होता है यूज्ड टू डायलेट्स द प्यूपिल ड्यूरिंग सर्जरी। तो सर्जरी के दौरान क्या होता है प्यूपिल का साइज़ बढ़ाने के लिए क्या होता है डायलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। और एलर्जिक कंडीशन में भी इस ड्रग को यूज़ करते हैं, ठीक है? ये हमारा 2 ब्यूटामाइन है, ठीक है? ये स्ट्रक्चर है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इट हैज़ माइल्ड एक्टिविटी ऑन अल्फा 1 बट इट डिपेंड ऑन डोज़। इसका मतलब ये होता है जैसे देखिए हम लोगों ने डोपामाइन में देखा था, ये डोपामाइन है, इसमें हमने क्या देखा था कि यहाँ पे जैसे देखिए ये डोज़ के बेसिस पे वर्क कर रहा है। जैसे देखिए मॉडरेट डोज़ बाइंड टू बीटा 1 रिसेप्टर और हाई डोज बाइंड टू अल्फा 1 रिसेप्टर, ठीक है? तो उसी तरीके से यहाँ पे डिवोट जो 2 ब्यूटामाइन है, ये भी क्या होता है डोज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है? प्राइमरी इट इज़ सेलेक्टिव बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट। इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट एक्यूट हार्ट फेल्यूर। इट इज़ यूज्ड इन कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक का मतलब होता है कि जब हार्ट अपनी नॉर्मल पंपिंग पावर को लूज़ कर देता है और बॉडी को सफिशिएंट ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है, तो उसे कार्डियोजेनिक शॉक कहते हैं। अब देखते हैं अपना आइसोप्रोटेनॉल। ये हमारा आइसोप्रोटेनॉल का स्ट्रक्चर है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखिए यहाँ पे। इट इज़ नॉन सेलेक्टिव बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट, स्टिमुलेट बोथ बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर। यूजेस क्या होता है? ब्रेडिकार्डिया, हार्ट ब्लॉक, कार्डियक अरेस्ट जो सर्टेन केसेस में होता है, और ब्रोंकोस्पाज़्म। ब्रोंकोस्पाज़्म को मैं आपको बताया ही था कि मसल क्या होता है टाइट होने लगता है, तो जिसके कारण क्या होता है कि स्टिफनेस आ जाता है उसमें। ये टर्ब्यूटालिन इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर है और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यदि हम देखेंगे तो इट इज ए सेलेक्टिव बीटा 2 एडिनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट। इट स्टिमुलेट बीटा 2 रिसेप्टर मेनली। यूजेस क्या होता है? इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट ब्रोंकोस्पाज्म और सीओपीडी। तो यहाँ पे सीओपीडी का मतलब होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ठीक है, इस ड्रग का क्या होता है? ये जो ड्रग होता है एक हमारा ब्रोंकोडाइलेटर भी होता है और ये लंग्स के एयरवेज को रिलैक्स करता है और एक्सपेंड करता है। इससे साँस लेना आसान होता है। तो ज़्यादातर क्या होता है कि जो हमारा टर्ब्यूटालिन जो ड्रग है इसे इन्हेलर, टैबलेट, इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता है। ये डिपेंड करता है कि हम पेशेंट का सीवियरिटी केस कितना है। आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। यदि आपको किसी भी कंसेप्ट को सीखने या समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। मैं कोशिश करूँगा आपका डाउट क्लियर करने का। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना खुद का ख्याल रखें।